है गाइस, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम क्लासेस ले रहे हैं आपकी सुपर टेट 2022 की, और हम पढ़ रहे हैं विश्व के महाद्वीप में यूरोप महाद्वीप। आज यूरोप महाद्वीप खत्म हो जाएगा, भाग 3 है, लास्ट पार्ट है यूरोप महाद्वीप का। इसके बाद एक ही महाद्वीप और बचता है जो कि हमारा एशिया महाद्वीप है। उसको भी हम जल्दी से ख़त्म कर लेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक किया करिए वीडियो को, और डेली बेसिस पे कंप्लीट फ्री तैयारी करने के लिए सुपर टेट की रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए एक छोटा सा काम करना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है विश्व का सबसे लंबा फियोर्ड तट नॉर्वे का। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि फियोर्ड तट होता क्या है। यहाँ पे नॉर्वे कहाँ पे है मानचित्र में आपको पता है, मैंने बताया हुआ है। ये वाला पूरा इलाका आपका नॉर्वे का है, ठीक है। ये स्वीडन का है, ये फिनलैंड का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉर्वे में यहाँ पे आपको इस तरीके से इसके जो समुद्री इसका बॉर्डर है वो नुकीला है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे भी इस तरह से ये पूरा इलाका नुकीला है। और नुकीला क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपका नॉर्वे यहाँ पे पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, उत्तर की तरफ है, काफ़ी उत्तरी ध्रुव की तरफ क्षेत्र में। तो बर्फ़ से ढका होने के मकर रेखा से यहाँ पे बर्फ़ से ढके होने की वजह से यहाँ पे गर्म धाराएं पानी की आती हैं, पानी समुद्र से, जो इसको पिघला देती हैं बर्फ़ को, जिसकी वजह से यहाँ पे ये नुकीले आकार का इस तरीके से हो गया है। और ये सबसे लंबा क्षेत्र है दुनिया का, जिसको कहते हैं, इस नुकीले आकार को कहते हैं फियोर्ड। तो फियोर्ड तट यानी कि नुकीला यहाँ पे तट है सबसे लंबा, ठीक है, नॉर्वे का। अब यहाँ पे देखेंगे हम प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो यूरोप में है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें हम मानचित्र में देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपको हम डेनमार्क आपको बता चुके हैं। यहाँ पे ये डेनमार्क है, ये वाला पूरा जर्मनी के इस क्षेत्र में ऊपर की तरफ। तो डेनमार्क को कहते हैं हम विश्व की दुग्ध नगरी, यानी कि सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन डेनमार्क में होता है, ठीक है। आपसे आप कोई पूछेगा अगर कि विश्व की दुग्ध नगरी कौन सी है, या फिर दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है, तो डेनमार्क। दूसरा, यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला हिस्सा आपका स्कॉटलैंड का है, ठीक है। स्कॉटलैंड को कहते हैं विश्व की शराब नगरी, सबसे ज़्यादा शराब का उत्पादन, सेवन यहीं पे होता है, स्वीडन में। उसके बाद आता है यहाँ पे एक हमारा है मैनचेस्टर, जो कि आपका ब्रिटेन के अंतर्गत है। यहाँ पे ब्रिटेन है, आपको पता है, यहाँ पे आपका मैनचेस्टर है बीचों बीच में। मैनचेस्टर को कहते हैं सूती वस्त्र उद्योग का यहाँ पे शहर कहा जाता है, मैनचेस्टर को। अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे फ्रांस, आपको पता है ये पूरा इलाका फ्रांस का है। फ्रांस के यहाँ पे एक है लॉरेन क्षेत्र है, जो कि आपका लौह अयस्क के लिए यानी कि लोहे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। लॉरेन क्षेत्र कहाँ पे है? फ्रांस में है। उसके बाद यहाँ पे इटली है, आपको पता है ये पूरा इलाका आपको इटली को देखने को मिलेगा, ये वाला। तो ये इटली है। इटली में यहाँ पे एक मिलान शहर है, यहाँ पे मिलान शहर है, जिसे क्या कहा जाता है? इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। यानी कि इटली में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्रों का उत्पादन कहाँ पे होता है? मिलान शहर में, ठीक है। इटली का मैनचेस्टर कहते हैं इसको। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इतनी सारी चीज़ें मैंने दिखा दी आपको, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। अब यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पे आगे मैं बताऊँगा, इसी फिगर में मैं बता देता हूँ, आगे इसके बारे में बताऊँगा। यहाँ पे 2 द्वीप समूह देखने को मिलेगा। इसके बारे में क्यों यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आगे मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक इस द्वीप समूह पे आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने इस मानचित्र में दिखा दिया आप लोगों को। देखते हैं, अब पॉइंट वाइज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यूरोप देश, यहाँ पे के देशों का उपनाम, कि यूरोप के देशों को और क्या क्या कहा जाता है। अगर नॉर्वे की बात की जाए, जो अभी मैंने बताया सबसे बड़े फियोर्ड तट नॉर्वे के हैं, तो नॉर्वे को यहाँ पे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश इसलिए कहा जाता है, ऐसा नहीं कि उसमें रात में सूरज निकलता है, ऐसा नहीं है। रात में उत्तरी ध्रुव के पास होने की वजह से नॉर्वे का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रकाश, लाइट रहता है। मतलब रात जैसे हम लोग की तरफ एकदम अंधेरी रात रहती, तो ऐसा नहीं होता वहाँ पे हल्का लाइट रहता है आधी रात में। तो इसलिए उसको कहते हैं मध्य रात्रि के सूर्य का देश, नॉर्वे को। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा काफ़ी बार कि यूरोप के खेल का मैदान। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट कर लीजिए आप लोग कि यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं। तो यूरोप के खेल के मैदान कहते हैं स्विट्जरलैंड को। मानचित्र में आपको मैं बता चुका हूँ कि स्विट्जरलैंड कहाँ पे है, कहिए तो फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे इटली और इटली यहाँ पे आपका समाप्त होता है। इस तरीके से आपका स्विट्जरलैंड यहाँ पे है, फ्रांस से, जर्मनी से और इटली से इस तरीके से घिरा हुआ है। इसे क्या कहते हैं? यूरोप के खेल का मैदान।
उसके बाद है विश्व की दुग्ध नगरी, आपको मैं बता चुका हूँ डेनमार्क। कहाँ पे है मानचित्र में बताने की ज़रूरत आशा करता हूँ नहीं है। कॉकपिट ऑफ यूरोप, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि कॉकपिट किसे कहते हैं और कॉकपिट ऑफ यूरोप क्या है। तो बेल्जियम को कहते हैं कॉकपिट ऑफ यूरोप। आपको यहाँ पे देखने को दिखा देता हूँ मैं मानचित्र में। यहाँ पे आपका ये क्षेत्र है हल्का सा उठा हुआ, ये जर्मनी से अलग है। तो ये कॉकपिट की तरफ जैसे लगता है कि कोई आपको जहाज़ का अगला हिस्सा, जो जहाज़ में जिसमें पायलट बैठते हैं उसको कॉकपिट कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे बेल्जियम का ऐसा वहाँ पे देखने को लगता है कि वो कोई पायलट बैठा हुआ है और पूरे यूरोप को उड़ा रहा है वो, ठीक है। इसलिए कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं बेल्जियम को। किसानों का देश किसे कहते हैं? किसानों का देश कहते हैं फ्रांस। आपको फ्रांस तो पता ही है कहाँ पे है, ये भी देख लीजिए यहाँ पे फ्रांस यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पूरा आपको मैंने बताया कि ये पूरा क्षेत्र फ्रांस का है। इसे कहते हैं किसानों का देश, ठीक है। किसानों का देश अगर पूछे, लैंड ऑफ फार्मर्स पूछे, कंट्री ऑफ फार्मर्स, तो किस यहाँ पे फ्रांस होगा। अब यहाँ पे जो मैंने अभी आपको इटली के 2 यहाँ पे द्वीप दिखाए, तो उसमें से माउंट स्ट्रोम्बोली है इटली के लिपारी द्वीप पे। जो द्वीप मैंने आपको मार्क करके दिखाया था, अभी मैं दिखा भी देता हूँ। तो माउंट स्ट्रोम्बोली है इटली के लिपारी द्वीप पे। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। आप कहेंगे प्रकाश स्तंभ क्या होता है सर, और माउंट स्ट्रोम्बोली किस द्वीप पे है? तो यहाँ पे आइए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो द्वीप है, इस पे माउंट स्ट्रोम्बोली नामक एक पर्वत है जो कि ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ से आपको लावा बराबर आधे घंटे में देखने को मिलता है, निकलता रहता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ क्या होता है? आपने देखा होगा मूवीज़ में कि समुद्र के किनारे इस तरीके से टावर नुमा बना रहता है। यहाँ पे लाइट जलती रहती है, चारों तरफ वो घूमती रहती है, जिससे अगर कोई हेलीकॉप्टर जहाज़ उतर रहा है तो उसको पता चल जाए कि यहाँ पे किनारे आ चुके हैं हम। ये सारी चीज़ें बता दी मैंने आप लोगों को, कहाँ पे है माउंट स्ट्रोम्बोली और उसको प्रकाश स्तंभ क्यों कहते हैं। अब देखें अगर यहाँ पे, तो अगला है यहाँ पे पॉइंट देखिए, झीलों का देश फिनलैंड। आपसे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी एग्जाम में देखने को मिला है कि झीलों का देश किसे कहते हैं। तो झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड। आपको फिनलैंड भी मैंने दिखाया मानचित्र में कहाँ है। एक एक चीज़ मैं मानचित्र पे इसलिए बताता हूँ क्योंकि मानचित्र पे देखने के बाद आप लोगों को याद हो जाए। कभी आप मैप देखें तो आपको एक एक चीज़ याद रहे और खुद आप कॉन्फिडेंस में आप खुद होंगे कॉन्फिडेंस में कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये मुझे याद है। फिनलैंड ये वाला क्षेत्र है पूरा, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र फिनलैंड है। इसे विश्व का झीलों का देश कहते हैं क्योंकि हजारों यहाँ पे झील है, ठीक है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1000 झीलों का देश किसे कहते हैं या फिर झीलों का देश किसे कहते हैं, तो दोनों फिनलैंड ही होगा। और यहाँ पे यूरोप के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? स्टेपीज कहा जाता है। यूरोप के घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। और ये कैसे घास के मैदान होंगे आपको मैंने बताया था जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ा रहा था, स्टार्ट कर रहा था आप लोगों का ये महाद्वीपों का चैप्टर, तभी मैंने बताया था कि शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं जो आपके यहाँ पे कर्क रेखा से ऊपर की तरफ जो मिलते हैं वो आपके शीतोष्ण होते हैं और मकर रेखा के नीचे जो मिलते हैं वो शीतोष्ण होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला है यहाँ पे रूस के बर्फीले क्षेत्र जो है उसको क्या कहते हैं? रूस के बर्फीले क्षेत्रों में एस्किमो या तथा युकाधीर जनजातियाँ रहती हैं। युकाधीर और एस्किमो जो 2 जनजातियाँ रहती हैं। कहाँ पे रहती हैं? वो एक ही तरह की जनजातियाँ हैं, दोनों बर्फीले क्षेत्र में रहती हैं और ये रूस के बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, एस्किमो और युकाधीर। और यहाँ पे एक घास का मैदान और इम्पॉर्टेंट है यूरोप से, जो कि आपका स्टेपीज से अलग है, जिसको हम कहते हैं पुस्टाज। ये आपका हंगरी में ये घास का मैदान जो पाया जाता है उसको पुस्टाज कहते हैं। और ये हंगरी कहाँ पे है कहिए, तो ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको मानचित्र में। हंगरी आपका, ऐसे तो इटली लिख दिया है यहाँ पे मैंने, ये वाला जो क्षेत्र है ये हंगरी का है। इटली से आप जब दाहिनी तरफ पूरब की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आपको हंगरी देखने को मिलेगा। यहीं पे इटली लिखा हुआ है, जहाँ पे मान लीजिए यही आपका हंगरी है। तो हंगरी के यहाँ पे घास के जो मैदान है उनको क्या कहा जाता है? यहाँ पे उनको कहा जाता है पुस्टाज। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक कंप्लीट होता है आपका यूरोप महाद्वीप भी। सारी चीज़ें मैंने एक एक करके बता दी हैं आप लोगों को। इसकी PDF आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको PDF इसका। और ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल। आपको लिंक टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। आपको नए नए कंटेंट देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। और डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को ऐसे ही क्लासेस देखनी है
कंप्लीट सुपर टेट की, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।